हेलो दोस्तों। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 भैया जो बच्चा का बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में है उन सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर चुका था। आज मेरा तीसरा लेक्चर होगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, हाथ जोड़ के आप लोगों से दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मैं आज भी आपके लिए काफ़ी सारा प्रश्न लाया हूं, तो आप लोग अपना फास्ट रिवीजन करते जाइए। तो पहला प्रश्न आपके सामने में दिख रहा है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो भैया वो कहा था मेगास्थनीज ने कहा था। अब ये मेगास्थनीज कौन है भैया? तो मेगास्थनीज था यूनान का। कौन था? यूनान का दार्शनिक था। यूनान का दार्शनिक कौन था? मेगास्थनीज था। तो चलिए इसका थोड़ा सा कहानी मैं आपको बताता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था। कौन था? चाणक्य था, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते थे। उसी प्रकार सिकंदर जो पूरा विश्व जीतने का लालसा रखता था, तो सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था भैया? सेल्यूकस निकेटर। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत से हार के जा रहा था तो रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में सेल्यूकस निकेटर कहा कि मैं अपने आका का बदला, मैं अपने मालिक का बदला लेने के लिए मैं एक बार फिर आऊँगा और मैं भारत पर हमला करूंगा। दोस्तों, जब ये सेल्यूकस निकेटर जब हमला करता है तो उस समय जो राजा रहता है भारत का, कौन रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। कौन रहता है? सीएम चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। और सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य में दोनों के बीच में 305 ईस्वी में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में फिर से सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। हारने के बाद में क्या करता है सेल्यूकस निकेटर? अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है और बदले में कई सारा इलाका उसको गिफ्ट में दे देता है। जैसे एरिया, अराकोसिया, कांधार, पेरिपनिसदाय, ये सब इलाका इसको गिफ्ट में दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य गुस्सा गया, हम तो अपने राजा हैं, इतना लेकर के हम क्या करेंगे, देना ही चाहते हैं तो आप कुछ दार्शनिक दीजिए। तो मेगास्थनीज उसके समय आया था घूमने के लिए। मेगास्थनीज जो था भैया, ये सेल्यूकस निकेटर के समय आया था घूमने के लिए। इसको पकड़ के भेजवा दिया किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और यहीं पर ये रहने लगा और भारत का ये बुराई किया है। मेगास्थनीज का किताब का नाम पूछे क्या है? तो इंडिका है। क्या है? इंडिका है। इंडिका से पूछेगा हमको किस शासक की जानकारी मिलती है, तो हमको चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। तो आपके हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट था। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैं एक एक क्वेश्चन को काफ़ी कहानी सुना करके आपको डिटेल में करवाऊंगा। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराए। अगर आज के बाद से आपको हिस्ट्री, चाहे पॉलिटी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, सबसे आपको प्यार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKI इतिहास की दुनिया 99। वहाँ से आप जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य पूछ रहा है कि यानी पुराने काव्य की संज्ञा हम लोग किसको देते हैं? तो यानी पुराने काव्य मेरा कौन है? तो रामायण है। रामायण का रचयिता कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास है। और तुलसीदास को हम का बचपन का नाम पूछे क्या था, तो आपको बताना है कि राम बोला। क्या नाम था? राम बोला था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसको कौन पाला था? एक चुनिया नाम की दासी ने पाला था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते नान्यृतम। सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की हार होती है। पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो उपनिषद पूछेगा कितना है। पहले हम लोग जानते हैं सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, ये मुंडकोज उपनिषद से लिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में लगा हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ पूछ रहा है, भारत का कौन सा है? तो भारत में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों कौन है? वो है वेद है। कौन है? वेद। हमको पता है कि वेद 4 गो होता है। एक को कहते हैं सामवेद, एक को कहते हैं ऋग्वेद, एक को कहते हैं आयुर्वेद, चौथा को कहते हैं सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों, जो सामवेद है इसमें संगीत का उल्लेख है। ऋग्वेद सबसे पुराना
सबसे पुराना वेद है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत का सर्वाचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेद हो जाएगा। वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऋग्वेद तो ऑप्शन में था नहीं, लेकिन वेद था, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में दोस्तों लगा हुआ है, भारतीय संगीत का जनक है। हम लोग भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं। मैंने अभी अभी बताया कि सामवेद को हम लोग सामवेद में संगीत का जिक्र है, इसलिए भारतीय संगीत का जनक पूछेगा कि किस वेद को कहा जाता है, तो आपको बताना है सामवेद। क्या बताना है, सामवेद। जबकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना ये सब का उल्लेख हमको मिलता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि पुरातत्व विज्ञान का पिता पूछ रहा है से कि किसे कहा जाता है। दोस्तों हम लोग पुरातत्व विज्ञान का पिता हम लोग कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। सर जॉन मार्शल के बारे में आप याद रख लीजिए। जॉन मार्शल ने क्या किया था, ये हड़प्पा सभ्यता का जॉन मार्शल के अंदर में 2 व्यक्ति काम कर रहा था। कौन कौन, विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। इसके पास अच्छा मौका था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताने का, लेकिन वो बता नहीं पाया। लेकिन कलिंघम इस बात को प्रूव किया। इसके अंदर में 2 आदमी था, सर जॉन मार्शल, पंडित दयाराम साहनी, ये दोनों था। तो फिलहाल तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरातत्व विज्ञान के पिता हम लोग किसको कहते हैं, अलेक्जेंडर को कहते हैं। जेम्स प्रिंसेप से आप याद रख लीजिएगा। 1837 ईस्वी में अशोक के लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। पढ़कर कौन बताया था, जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने पे लग गया है, पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। मतलब पुराने ज़माने में जो मानव था उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था, बी में ऑप्शन में है मिट्टी के बर्तन बनाना था, सी में है पशुपालन था, ऑप्शन सी है डी है शिकार करना। दोस्तों पुराने ज़माने में हम लोग कहाँ रहते थे, जंगल में न रहते थे, तो हम लोग का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था, शिकार करना था। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, शिकार करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारतीय उपद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पूछा है कि कृषि का प्रमाण हमको कहाँ से हमको मिला है। तो दोस्तों कृषि का जो प्रमाण जो हमको मिला है, कहाँ पे मिला है, वो हमको मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में एक जगह पड़ता था मेहरगढ़। कहाँ पड़ता है, तो मेहरगढ़ से आप याद रख लीजिएगा। बुर्जहोम, दोस्तों बुर्जहोम पड़ता है कश्मीर में। कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय बुर्जहोम में आदमी के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का प्रथा पूछेगा कि किस जगह था, तो इसी बुर्जहोम यानी कश्मीर में था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता या मेलुहा सभ्यता कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को पूछेगा किसका ज्ञान नहीं था, तो इसको लोहा और तलवार का ज्ञान नहीं था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में लगा हुआ है, प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म में पूछ रहा है कि किस घाटी से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ था नर्मदा नदी से। कहाँ से प्राप्त हुआ था, नर्मदा नदी से। दोस्तों हम सब जानते हैं कि नर्मदा नदी पर एक बांध बना है। कौन बांध बना है, सरदार सरोवर बांध। कौन बांध बना है, सरदार सरोवर बांध। आप एक बात याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ये बात याद रख लीजिएगा। गंगा घाटी, गंगा से एक प्रश्न याद आ गया हमको, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि गंगा के पानी में कीड़ा क्यों नहीं लगता है, जबकि समान जल को रखते हैं तो कीड़ा लग जाता है, तो आपको बताना है कि गंगा के पानी में T2 या T4 नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जो उस पानी को सेफ रखने में मदद करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए भैया, आपके सामने है, क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित था। मैंने आप ही बताया
अभी अभी बताया, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता या मेलुहा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते थे। ये पूछ रहा है कि किस युग से था ये, तो युग में पूछ रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है वो आज तक पढ़ा लिखा नहीं गया है, इसलिए आद्य ऐतिहासिक युग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक युग से ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तब मोहनजोदड़ो में पूछ रहा है कि सबसे बड़का कौन सा था, तो विशाल अन्नानागार आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में क्या सब मिला। देखिए दोस्तों, जब भी बात पूछेगा कि मोहनजोदड़ो में क्या सब मिला, तो एक लड़का था जिसका नाम था मोहना। क्या नाम था भैया? मोहना नाम था। अब मोहना क्या करता था? पंडित था। कौन था? वो पंडित था। रोज सुबह सुबह जाकर के क्या करता था? स्नान करता था। स्नान से याद रख लीजिएगा स्नानागार। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पूछेगा कि स्नानागार हमको कहाँ से मिला था? विशाल स्नानागार तो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। और स्नान तो करता था, और क्या करता था? और पंडित था तो खैबो करेगा दबा के खाता था, तो अन्नानागार। क्या याद रखना है? अन्नानागार। तो अन्नानागार भी पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में हमको कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। अच्छा, अब जब वो दबा के खाता था सब कुछ ठीक था, लेकिन वो कपड़ा क्या करता था? कपड़ा बहुत अच्छा पहनता था, लेकिन कपड़ा पूछेगा कैसा पहनता था, तो वो सूती वस्त्र पहनता था। एक लड़का था मोहना जो पंडित था, खूब नहाता था सवेरे, नहाना से याद रखना स्नानागार, और खाता से याद रखना है अन्नानागार। और वो कपड़ा भी बहुत अच्छा पहनता था, लेकिन कपड़ा कैसा पहनता था? सूती पहनता था। तो इसलिए सूती वस्त्र का प्रमाण पूछेगा हमको कहाँ से मिला, तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला। और उसमें थोड़ा सा अगर बात करें, सूती वस्त्र का प्रमाण हो गया मोहनजोदड़ो से। और इस मोहना का एक लक्षण बहुत खराब था, ये लड़का बहुत खच्चर था। खच्चर क्या था? इसको डांस देखने का शौकीन था। तो कांसे की मूर्ति अगर पूछेगा कि कांसे की मूर्ति हमको कहाँ से मिला है, तो आपको बताना है कि ये सब हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। तो मोहनजोदड़ो को दोस्तों हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अब विशाल स्नानागार, यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्नानागार मोहनजोदड़ो में भी मिला है और धौलावीरा में भी मिला है। तो धौलावीरा जब कहीं पर ऑप्शन में रहे तब हमको धौलावीरा लगाना है, क्योंकि धौलावीरा में सबसे अच्छा मिला है, और लेकिन सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ये हमको ऑप्शन के हिसाब से सही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। स्नानागार नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर धौलावीरा टाइप का कुछ था ही नहीं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया जाता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया जाता है। तो हम सब जानते हैं कपास का जो सर्वप्रथम उत्पादन किया था, वो किया था, कौन किया था? सिंधुवासी ने किया था। कौन किया था? कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधुवासी ने ही किया था। और कपास का जो खेती होता है वो काली मिट्टी में होता है। किसमें होता है? काली मिट्टी में होता है। इसलिए काली मिट्टी को हम लोग चरणोजम या स्वतः जोताई वाली मृदा, या हम लोग काली मिट्टी को हम लोग केरल में करेल के नाम से जानते हैं। तो ये सब नाम हुआ काली मिट्टी का। और काली मिट्टी में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? कपास का होता है। और इसी कपास से हमको प्राप्त होता है सूती वस्त्र। क्या प्राप्त होता है? सूती वस्त्र प्राप्त होता है। इसलिए सूती वस्त्र सर्वाधिक पूछेगा। अच्छा, आप तो जान गए कि काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक कपास होगा, सर्वाधिक सूती वस्त्र वहीं बनेगा। इसलिए हम लोग मुंबई को क्या कहते हैं? सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था कि सिंधुवासी ने ही कपास लगाया था। तो सिंधुवासी मतलब सिंध के सभ्यता के आसपास में। तो इसमें आपको ऑप्शन कौन दिख रहा है? मेसोपोटामिया एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सॉरी, ये मेसोपोटामिया में कैसे लगा दिया? अभी मैंने आपको जस्ट आपको बताया कि कपास का खेती सर्वप्रथम सिंधुवासी ने किया था, तो यानी हमारे सभ्यता के लोग ने किया था। तो यानी भारत इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मिस्र का सभ्यता पूछेगा कि किस नदी पर बना था, तो आपको बताना है कि नील नदी पर बना था। कहाँ बना था? नील नदी पर बना था। दोस्तों, इसी नील नदी पर
पहला डेल्टा देखा था हेरोडोटस ने। कौन देखा था? हेरोडोटस ने। पूछेगा उस डेल्टा का आकार कैसा था, तो उस डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसलिए दोस्तों हम लोग हेरोडोटस को इतिहास का पिता के साथ साथ डेल्टा का भी पिता कहते हैं। आप लोग याद रख लीजिएगा। मिस्र का वरदान पूछेगा किस नदी को कहते हैं? नील नदी को कहते हैं। मिस्र का सभ्यता पूछेगा किस नदी पर प्राप्त हुआ था, विकसित हुआ था? तो नील नदी पर विकसित हुआ था। मेसोपोटामिया कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है इराक और ईरान में। इराक और ईरान वाले क्षेत्र में मेसोपोटामिया पड़ता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता पूछे किसका है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। पूछेगा कि ये किस नदी पर बना था, तो आपको बताना है दजला या फरात नदी पर बना था। किस नदी बना था? दजला या फरात नदी पर बना था। तो जितना हो सका दोस्तों मैं काफ़ी डीप से आपको हम क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। सिलेक्शन की महा गारंटी है। आपको थोड़ा सा भी काल्पनिक डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 13वां नंबर का प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? अब भैया इस तो सबसे अच्छा हल्का क्वेश्चन आ गया कि हड़प्पा में पूछ रहा है। हड़प्पा सभ्यता में पूछा सबसे बड़ा स्थल पूछ रहा है कौन सा है? तो ऑप्शन में है राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, लोथल। तो दोस्तों मेरे हिसाब से होना चाहिए लोथल, लेकिन यहाँ राखीगढ़ी ऑप्शन दिया गया है। तो ये ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा हिसार वाला जगह में पड़ता है। बनावली, बनावली से पूछेगा कि हमको क्या मिला था, तो जो मिला था। अब एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, जब गोरी चली। क्या याद रख लीजिएगा? जब गोरी चली। जौ का कौन पूछेगा कहाँ से मिला था? तो बनावली से मिला था। गोरी चली, तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा कालीबंगन कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। लोथल पूछेगा कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। पूछेगा लोथल किस नदी के पास पड़ता है? तो ये भोगवा नदी के पास पड़ता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? ये एक व्यापार का केंद्र था, यानी सबसे बड़ा बंदरगाह था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। और कालीबंगन से क्या मिला था दोस्तों? काली रंग की चूड़ी। अच्छा आप बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में महिला गाइडेज का सामान, यानी महिला गाइडेज बोले तो लिपस्टिक यानी कि कॉस्मेटिक का सामान हमको कहाँ से मिला था? आप लोग ये बात कमेंट में बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में, तो मैं जानूँ कि आप लोगों के पास कितना नॉलेज है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने के लिए सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो मैंने आपको बताया कि सबसे प्राचीन सभ्यता किसका था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता था। दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम लोग सुमेरियन की सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा और मैं क्वेश्चन बताता हूँ। मिस्र का तो मैं वहाँ बता दिया था। अब चीन का सभ्यता, अगर क्वेश्चन पूछे कि चीन का सभ्यता किस नदी पर बना था, तो आपको बताना है कि ये हुआंगहो नदी पर बना था। किस नदी पर बना था? हुआंगहो नदी पर बना था। और हुआंगहो नदी को हम लोग पीली नदी के नाम से जानते हैं। आप इतना क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो हड़प्पा नगर ने पूछ रहा है कि कौन सा हड़प्पा नगर, इसमें पूछ रहा है 3 भाग में क्या था, बटा हुआ था। तो कौन सा बटा हुआ था? धौलावीरा में। दोस्तों धौलावीरा जो था, धौलावीरा में जल का बहुत अच्छा प्रमाण मिला है। तो धौलावीरा 3 भाग में बटा हुआ था। और लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अभी बताया गुजरात में कहाँ? भोगवा नदी में। बताया लोथल क्या था? एक व्यापार का केंद्र था, यानी एक बंदरगाह था। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से हमको क्या मिला था? काले रंग की चोरी। सुरकोटदा ये भी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से हमको क्या मिला था? घोड़े की हड्डी। क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है, पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डी हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था? सुरकोटदा से। और चावल का कण पूछेगा हमको कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो लोथल से प्राप्त हुआ था। दोस्तों लोथल को हम लोग कहते हैं मिनी बंदरगाह। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है? मैंने वेद 4 बताया, सामवेद, आयुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। वेदांग पूछे कितना है? तो 6 है। वेदांग 6 है। पुराण पूछे कितना है? तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनम द्वम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। दोस्तों एक श्लोक है, अष्टा मतलब 8, 10 मतलब 18। तो पुराण कितना हो गया? टोटल 18 हो गया। पुराण कितना है? 18 हो गया। 16 हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया, कोई भी बता देगा। दोस्तों हम लोग वेद जो पढ़ते हैं, वेद हमको क्या देता है? हमको अपना सभ्यता
अपना रीति रिवाज, हमको अपना ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेद का सहारा लेते हैं। तो इसलिए इस ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। दोस्तों पहले महाभारत को हम लोग, महाभारत का पूछेगा पुराना नाम क्या था, तो जय संहिता था। आप ये बात बता दीजिएगा। अगर वहीं पूछे कि महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था, तो दोस्तों ये 18 दिन तक चला था। ये सब भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र देखिए दोस्तों, गोत्र क्या होता है, तो गोत्र एक प्रकार का जो होता है, जैसे ब्राह्मण में गोत्र होता है, काश्यप हो गया, शांडिल्य हो गया, ये सब हुआ गोत्र हुआ। तो गोत्र शब्द का प्रयोग पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो दोस्तों सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, तो ऋग्वेद में हुआ, ऋग्वेदिक काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेद तो सबसे पुराना वेद है, तो बताइए दिए हैं। लेकिन आप एक बात याद रख लीजिएगा, ऋग्वेद में दोस्तों गाय को पवित्र माना गया है। क्या माना गया है, गाय को पवित्र माना गया है। और गाय को हम लोग अष्टकर्णी के नाम से जानते हैं। किस नाम से पूछेगा कि अष्टकर्णी हम लोग किसको कहते हैं, तो गाय को कहते हैं। गाय को अष्टकर्णी कहाँ कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति। हम सब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का चाहे जन्म बोले, चाहे मृत्यु बोले, चाहे गृह त्याग बोले, ये तीनों पूर्णिमा दिन हुआ था। लेकिन दोस्तों यहाँ कंफ्यूज करने के लिए तीनों में पूर्णिमा लगा दिया है, लेकिन जन्म हुआ था कब, बैसाख के पूर्णिमा में हुआ था। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुद्ध का बचपन का नाम पूछेगा क्या था, तो सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए, और बौद्ध धर्म का पूछेगा का स्थापना किसने किया था, महात्मा बुद्ध ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस वंश के थे। दोस्तों ये किस वंश का था, तो ये शाक्य वंश का था। किस वंश का था, शाक्य वंश का था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और महात्मा बुद्ध को दोस्तों हम लोग कहते हैं एशिया का प्रकाश। क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया का प्रकाश किसको कहते हैं, तो लाइट ऑफ एशिया, तो महात्मा बुद्ध को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर जो था ये जैन धर्म का 24वां गुरु था। कौन था, महावीर था जैन धर्म का 24वां गुरु था। दोस्तों हिंदू धर्म में गुरु जो बाबा साधु आता है, बाबा कहते हैं, साधु कहते हैं। मुस्लिम धर्म में मौलवी कहते हैं, कादरी कहते हैं, ये सब कहते हैं ना। उसी प्रकार जो जैन धर्म का बाबा होता है उसको कहते हैं तीर्थकार। क्या कहते हैं, तीर्थांकर या तीर्थकार कहते हैं। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकार हुआ। और सबसे अंतिम तीर्थकार पूछेगा कौन था, तो आपको बताना है कि महावीर स्वामी था। सॉरी दोस्तों थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और महावीर स्वामी जो था जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है। क्या है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी। जबकि जैन धर्म का स्थापना पूछेगा किसने किया था, तो ऋषभ देव ने किया था। ऋषभ देव का प्रारंभिक नाम पूछे या बचपन का नाम पूछे, क्या बताना है, तो बताना है आदिनाथ। क्या बताना है, आदिनाथ बताना है यहाँ। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर जो था जैन धर्म का 24वां तीर्थकार था। और इसके बेटी का नाम था अनुजमा प्रिय दर्शना। यानी कि महावीर स्वामी का बेटी का नाम क्या था, प्रिय दर्शना या अनुजमा प्रिय दर्शना था। और इनका महावीर स्वामी का एक भतीजा था। क्या था, एक भतीजा था जिसका नाम था जमाली। क्या नाम था, जमाली। और इसी से इनका विवाह हो जाता है अनुजमा प्रिय दर्शना का। अब महावीर स्वामी का ये दामाद भी हो गया और एक तरफ से भतीजा भी हो गया। तो और इन्होंने और जमाली ने ही पहले जैन धर्म को कबूल किया था। तो इनका प्रथम शिष्य भी पूछेगा कौन था, तो इनका यानी भतीजा यानी दामाद जिसका क्या नाम था, जमाली। तो ऑप्शन नंबर कौन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। दोस्तों जैन धर्म बोले या चाहे बौद्ध धर्म बोले, दोनों का आधारभूत नैतिक क्या है, अहिंसा है।
किसी को मार काट नहीं पहुंचाना है, सबको सुखी रहना चाहिए, सबको हक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैन पूछेगा जैन शब्द किससे बना है, तो आपको बताना है जीन से बना है। जीन का अर्थ पूछेगा क्या होता है, तो आपको बताना है इंद्रियों का विजेता। क्या होता है, इंद्रियों का विजेता होता है। जैन धर्म पूछेगा कितने भाग में बट गया था, 2 भाग में बट गया था। एक को श्वेतांबर कहा गया था, तो दोस्तों दूसरा का दिगंबर कहा गया था। जो श्वेतांबर होता था वो श्वेत वस्त्र पहनता था, दिगंबर नग्न रहता था और ये वायुमंडल को ही अपना वस्त्र मानता था। चलिए इतना मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। और सर्वाधिक विश्राम पूछे भी कहाँ किया था, तो विश्राम भी श्रावस्ती में ही किया था। राजगृह में क्या हुआ था, राजगृह में, हाँ राजगृह में इसका अच्छा संगीति हुआ था। महात्मा बुद्ध का पूछेगा कि पहला संगीति, बौद्ध धर्म का पहला संगीति पूछेगा कहाँ हुआ था, तो आप एक टिक याद रखिए, रावे पाकू से राजगृह वैसे वैशाली में हुआ था, राजगृह में हुआ था, आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए पहला संगीति राजगृह में हुआ था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाया गया था भैया, ये बनाया गया था किस काल में। हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म को कौन कौन मानता था। गुप्त काल में तो कोई मानवे नहीं करता था। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन धर्म मानता था, लेकिन अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने, अशोक ने पूछेगा कितना स्तूप बनाया था, तो टोटल 84,000 स्तूप बनाया था बौद्ध धर्म के लिए। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा पूछा किस काल में बनाया गया था, दोस्तों ये कुषाण काल में बनाया गया था। कुषाण पूछेगा किस वंश का शासक था, तो ये हर्यक वंश का था। किस वंश का था, सॉरी कुषाण वंश का था। किस वंश का था, कुषाण वंश का था। और इसका संस्थापक पूछेगा कौन था, तो बताना है कुजुल कड़फिसेस कौन था। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली महाशक्तिशाली राजा कौन था, कुषाण था। कौन था, कुषाण ने अपने जन्मदिन पर 78 एडी में, कब 78 एडी में एक कैलेंडर चलाया था। कौन कैलेंडर का नाम पूछे तो आपको बताना है शक संवत, जिसका पहला महीना जो होता था चैत्र से शुरू होता था और अंतिम महीना क्या था, चैत्र था, अंतिम महीना बैसाख था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तीर्थकर शब्द संबंधित है। मैंने आपको बताया कि जो जैन धर्म का बाबा होता है, हिंदू धर्म को बाबा को हम लोग कहते हैं बाबा कहते हैं, लेकिन जो जैन धर्म का जो बाबा होता है उसको हम लोग कहते हैं तीर्थकर। और जैन धर्म में टोटल कितना तीर्थकर हुआ, तो टोटल 24 तीर्थकर हुआ। तो पहला तीर्थकर कौन था, तो ऋषभ देव था, जिन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया। 23वां, उसके बाद कौन था, दूसरा तीर्थकर कौन था, तो पार्श्वनाथ था। तीसरा कौन था, सुपार्श्वनाथ था। 19वां तीर्थंकर पूछेगा कौन था, तो मल्लीनाथ था। 23वां कौन था, सुपार्श्वनाथ, सॉरी दोस्तों, 23वां तीर्थकार कौन था, तो सुपार्श्वनाथ था। और 24वां तीर्थकार कौन था, महावीर स्वामी था। तो ऑप्शन कौन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग ऐसे याद करते चलिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, दोस्तों हम सब जानते हैं कि टोटल महाजन पद काल जो था उस समय कितना था, टोटल महाजन पद उस समय 16 था। और इस बात की जानकारी हमको मिलता है, किससे मिलता है, तो इस बात की जानकारी हमको मिलता है मनुस्मृति नामक ग्रंथ से। किससे मिलता है, मनुस्मृति नामक के ग्रंथ से। जबकि 18 महाजन पद काल बताता है, कौन बताता है, पाणिनि का एक संस्कृत व्याकरण का किताब है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये कहता है कि उस समय 18 महाजन पद काल था, लेकिन मनुस्मृति कहता है कि 16 महाजन पद काल था। प्राचीन काल में जो था दोस्तों, ये हमारा भारत 16 टुकड़ा में बटा हुआ था। इन्हीं में जो सबसे बड़ा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका पहला गणतंत्र, मतलब जहाँ गणतंत्र वैशाली था या वज्जी, वैशाली या वज्जी अगर आपको दिख जाए तो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वैशाली का जो राजकुमार पूछेगा उस समय कौन था, जिसको हम लोग लिच्छवी दौहित्र के नाम से जानते हैं या लिच्छवी पुत्र के नाम से जानते हैं, किसको हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड को। किसको कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकेंड को। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है
मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो मगध हम लोग जानते हैं पटना। पटना का प्राचीन नाम राजगिरी है ना था भैया, कौन था? राजगिरी था। चंपा दोस्तों, अंग, चंपा का राजधानी कहाँ था? अंग था। अंग की राजधानी कहाँ था उस समय? चंपा था। 16 महाजन पता मैंने आपको बताया था पहले। वैशाली का कहाँ था? वज्जी था। कहाँ था? वज्जी था। आप ये सभी बात याद रख, राइट होगा। 48 नंबर की ओर। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? दोस्तों पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछ रहा है कि इनमें से कौन है, तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक है कौन है? तो उदयन है। कौन है? उदयन है। उदयन पूछेगा किस वंश का था, तो आपको बताना है ये हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का था। और इसका पुत्र का नाम क्या था? बिंबिसार था। इन्होंने अपने ही पिता का हत्या करके गद्दी पे बैठा था, इसलिए इसे पितृहीनता के नाम से हम लोग जानते हैं। महापद्मनंद कौन था? महापद्मनंद वही था जिन्होंने नंद वंश का स्थापना किया था। महापद्मनंद, इसका बेटा कौन था? धनानंद। इसी धनानंद को मार के गद्दी पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य बैठा था और मौर्य वंश का स्थापना किया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गर्दा गर्दा उड़ा देना है आप सब लोगों को। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप ITIHASKI इतिहास की दुनिया 99 वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। चलिए, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? मैंने आपको पहले ही बताया कि 16 महाजनपद काल था, तो उस समय उज्जैन का जो राजधानी कहाँ था? अवंती था। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों पूछेगा इसी में, देखिए दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पूछेगा किसका प्रारंभिक नाम था? तो दिल्ली का। किसका नाम था? दिल्ली का पुराना नाम पूछेगा क्या था? तो इंद्रप्रस्थ था। और तक्षशिला, तक्षशिला जो था सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। क्या है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पूछेगा कौन था? तक्षशिला है। इसको बनाया किसने था? तो महाराज तक्ष ने बनाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अजातशत्रु के वंश का नाम कौन सा था? देखिए अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, अजातशत्रु का संबंध था हर्यक वंश का था। अजातशत्रु अपने ही पिता को मार के गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे हम लोग पितृहीनता के नाम से हम लोग जानते हैं। नंद वंश का शासक पूछेगा कौन था? तो महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद था। और इसी महापद्मनंद का बेटा कौन था? धनानंद था। गुप्त वंश का प्रथम शासक पूछेगा कौन था? तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त को अकबर ने 24 बीघा जमीन दान में दिया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रसिद्ध रूढ़ कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कोयला क्षेत्र पूछ रहा है कि इनमें से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों जो है ये जर्मनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। भारत में कोयला दोस्तों, टोटल कोयला कितना प्रकार का पाया जाता है? तो 4 प्रकार का पाया जाता है। पहला को हम लोग कहते हैं एंथ्रेसाइट। क्या कहते हैं? एंथ्रेसाइट। फिर कहते हैं लिग्नाइट। तीसरा को कहते हैं बिटुमिनस। तीसरा क्या कहते हैं? बिटुमिनस। चौथा को कहते हैं पीट कोयला। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट से थोड़ा खराब होता है लिग्नाइट। अब बिटुमिनस कोयला दोस्तों ऐसा कोयला है जो भारत में सबसे सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है। इसमें कार्बन का मात्रा क्या होता है? काफ़ी अधिक होता है। और लोहा को हम लोग कहते हैं उद्योग की जननी। दोस्तों हम कोयला बता रहे थे ना, तो चलिए कोयला का टोटल 4 अयस्क आप याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। और हम लोग को पता है कि हमारा कोयला उत्पादन में भारत का कौन राज्य सर्वश्रेष्ठ है? तो वो है झारखंड। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। दोस्तों डोनबास जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो दोस्तों डोनबास जो है ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, ये तो इसका बी का आंसर था। सोने के लिए पूछेगा कि भारत में कौन जगह फेमस है? तो सोने के लिए भारत में एक जगह पड़ता है, हाँ एक राज्य है। कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। क से कर्नाटक, क से कोलार। क से कर्नाटक याद रख लीजिएगा,
क से कोलार याद रख लीजिएगा। तो कर्नाटक में एक खाड़ी है, एक जगह है कोलार का खान, जहाँ जो सोना उत्पादन के लिए फेमस है। क से कर्नाटक, क से कोलार, क से KGF। दोस्तों आपने KGF मूवी देखा होगा। KGF मूवी में जो जो सोना निकालता है, खोद के कहाँ से निकालता है, इसी कर्नाटक का सीन दिया हुआ है, कोलार का। तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर भी जा करके। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, काफ़ी जानदार प्रश्न है। जोहान्सबर्ग पूछ रहा है कि किसके लिए उत्पन्न है, किसके लिए जाना जाता है। दोस्तों जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो दोस्तों ये स्वर्ण खनन के लिए है स्वर्ण उत्पादन के लिए जाना जाता है। अच्छा, अगर पूछेगा कि सर्वाधिक सोना का उत्पादन कहाँ, जोहान्सबर्ग यहाँ तो दिया है। अभ्रक सर्वाधिक कहाँ होता है, तो अपना कहाँ होता है, झारखंड में होता है। झारखंड का सबसे अच्छा अभ्रक पूछे तो आपको बताना है गुलाबी रूबी। कई बार ये भी क्वेश्चन हम सेट में देखे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चांदी जो होता है दोस्तों, ये विद्युत का सुचालक होता है। एक बात आप याद रख लीजिएगा, विद्युत का सुचालक क्या होता है, चांदी होता है। सर्वाधिक चांदी पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो ये मेक्सिको में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 36वां नंबर का प्रश्न है, बॉक्साइट कच्ची धातु है। यानी बॉक्साइट का आपको पूछ रहा है, तो आंख मूंद के आपको लगाना है एल्यूमिनियम। क्या लगाना है, एल्यूमिनियम। अच्छा, जिंक को हम लोग कहते हैं जस्ते का फूल। क्या कहते हैं जस्ते का फूल पूछेगा किसको हम लोग कहते हैं, तो जिंक को कहते हैं। दोस्तों लोहा को हम लोग कहते हैं उद्योग की जननी, क्योंकि कोनो भी उद्योग बनेगा तो लोहे से ना बनेगा, इसलिए लोहा को हम लोग कहते हैं उद्योग की जननी। फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए, लोहा का 4 अयस्क इसका ट्रिक था महल से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, दोस्तों आप बताइए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं तब तक नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कितना बताएंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा। 37वां नंबर का प्रश्न है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है। दोस्तों ये भूतापीय ऊर्जा जो है ये भूमंडलीय ताप को बढ़ाता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो निकेल पूछे तो निकेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है फिलीपींस में। कहाँ होता है, फिलीपींस में। फिलीपींस की राजधानी पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है मनीला। रूस का राजधानी पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मॉस्को। इंडोनेशिया का राजधानी पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो जकार्ता। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया का पूछ रहा है तो आपको लगाना है कैनबरा। लेकिन वही ऑस्ट्रिया पूछे तो आपको लगाना है वियना। ऑस्ट्रिया का शासक कौन था, तो मेटरनिक था। अब मेटरनिक ने ही कहा था, क्या कहा था, मेटरनिक का एक कथन काफ़ी फेमस है कि जब फ्रांस जब छींकता है तो संपूर्ण विश्व को सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट आपके सामने में है, 39 नंबर का, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया। मतलब योजना आयोग, दोस्तों पहले चल रहा था योजना आयोग। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1950 ईस्वी में किया गया। इस योजना आयोग में त्रुटि था, तो 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2015 ईस्वी में मोदी जी आया और टीवी पर भाषण दिया। कहा, भाइयों और बहनों, योजना आयोग एक पुरानी परंपरा है, मैं चाहता हूं कि इसके जगह पर नीति आयोग का स्थापना किया जाए। तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को इसी योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग और बोला था कि मैं भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्ष रहूंगा और मेरी सहायता के लिए मेरा एक उपाध्यक्ष होगा, अरविंद पनगड़िया। तो पहला नीति आयोग का के समय पूछेगा कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो नरेंद्र मोदी। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नीति आयोग कन्वर्ट क्या था, कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 40वां नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानोत्तर संस्था है। आप यहाँ पर आपको
बातों को आपको समझना है। संविधानोत्तर संस्था कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा चीज़ है, समय आने पर ये अभी अगर मान लेते हैं सही है, लेकिन कल इसको समय आने पर इसमें चेंजिंग किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। जैसे हम लोग कहे आरक्षण, तो अभी मान के चलते हैं हम लोग आरक्षण उसको देते हैं जो पिछड़ा होता है। एक समय आएगा जब पिछड़ा जब सबसे बड़ा हो जाएगा तो क्या उसको भी आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो उसको हटा दिया जाएगा। तो ऐसे सब जो संशोधन होता है संविधान में, उसको हम लोग कहते हैं संविधानोत्तर संस्था। और ऐसा संस्था कौन है? नीति आयोग है, जो 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर किया था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग तो आप लोग समझ में करते हैं, इलेक्शन कमीशन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भैया नीति आयोग का जो स्थापना करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उसका पीएमओ ऑफिस होगा वही तो होगा ना। तो ऑप्शन डी सोचना क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल दिल्ली लगाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा थोड़ा सा मैं और बताता हूँ। मुंबई को हम लोग कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। कलकत्ता को हम लोग कहते हैं महलों का शहर। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक जो प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1968 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए 43वां नंबर का प्रश्न है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है? अगर देश पूछे तो आपको चीन बताना है। अगर पूछे कि भारत में ऐसा कौन सा जगह है जो तंबाकू उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, तो आपको बताना है एपी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल नहीं, आंध्र प्रदेश बताना है। वही पाकिस्तान पूछेगा तो गेहूं और चावल पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है, स्वात नदी। कौन पड़ता है? स्वात नदी। यहाँ पर गेहूं चावल काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए इस स्वात नदी घाटी को पाकिस्तान को हम लोग स्वर्ग कहते हैं। पाकिस्तान का स्वर्ग पूछेगा किसको कहा जाता है? तो स्वात नदी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब बांग्लादेश पूछेगा सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है? तो जूट का उत्पादन करता है। जूट बोले तो पटसन का उत्पादन करता है। और भारत में पूछे सर्वाधिक जूट का उत्पादन कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। दोस्तों जूट को हम लोग कहते हैं गोल्डन फाइबर, यानी सुनहरा रेशा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हेरोइन प्राप्त होती है। हेरोइन ये दोस्तों एक नशा है जो किससे प्राप्त होता है? अफीम यानी पोस्ता से प्राप्त होता है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते 45 नंबर का प्रश्न की ओर। कई बार बताए थे इसलिए उस पर मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। 45वां नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 24 अप्रैल 1993। तो 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, क्या हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया था। तब से हम लोग पंचायत दिवस मना रहे हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जस्ट देखिए आपके सामने में है। क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या पूछ रहा है। दोस्तों एक राज्य में एक से ज़्यादा हाई कोर्ट हो सकता है या एक हाई कोर्ट हो सकता है, ये बात हो सकता है, आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। भारत में अगर पूछे टोटल कितना हाई कोर्ट है, तो आपको बताना है 25 है। ये पूछेगा हाई कोर्ट का संबंध किस आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 214 से है। टोटल 25 हाई कोर्ट है। पूछेगा इनमें से सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो आपको बताना है इलाहाबाद हाई कोर्ट। कौन सा बड़ा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो प्रयागराज में पड़ता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? तो अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष के लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों, ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1900। अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? ये बनाया गया था 1993 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1993 में। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 48 नंबर की ओर। 48 नंबर का प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाया गया था? तो महिलाओं को एकजुट करने के लिए जो राष्ट्रीय नीति अपनाया गया था दोस्तों, वो 2001 में अपनाया गया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा।
ऑप्शन सी इसका काफ़ी राइट होगा। और दोस्तों 1991 में सरकार ने LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, LPG उदारीकरण, हिंदी में कह सकते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का भी बढ़ावा दिया था। चलिए हम लोग बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य होता है? अर्थव्यवस्था से तात्पर्य होता है देश के समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। देश में कितना फायदा हुआ, कितना लाभ हुआ, सब आर्थिक, सारा देश के अंदर जितना भी चीज़ घटेगा वो सब आ जाएगा अर्थव्यवस्था में, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने रहा, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक पूछ रहा है, किसको कहा जाता है? दोस्तों अर्थशास्त्र का पिता हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ को कहते हैं। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ जो था, वही पूछे कि अर्थशास्त्र का पिता भारत में किसको कहते हैं? तो दादा भाई नेरोजी को कहते हैं। किसको कहते हैं? दादा भाई नेरोजी को कहते हैं। तो एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या था? एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या था? एडम स्मिथ का बुक का नाम दोस्तों अभी दिमाग में याद नहीं आ रहा है। अच्छा, थोड़ा दादा भाई नेरोजी से हम आपको बता देते हैं। दादा भाई नेरोजी वही व्यक्ति था जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किया था और इन्होंने बताया था उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना है, 20 रुपया है। तो आप ये बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ दोस्तों जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITHASKIDUNIYA 99, इतिहास की दुनिया 99। पहले से ही काफ़ी ज़्यादा PDF पड़ा हुआ है, तो आप लोग उनको जा करके रीड कीजिए। बिहार BSSC हो गया, बिहार DLED हो गया और बिहार दरोगा हो गया, इन सारे एग्ज़ाम का सेट सोल्यूशन करवाया जाता है। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।